चलिए कॉर्पोरेट आर्म में अब हम बात करते हैं। पहली कंपनी जो हमारे फोकस में 1993 में शुरू हुई, सिंजीन इंटरनेशनल। करीब 32,000 करोड़ रुपए तक का मार्केट कैप यहाँ ये कंपनी रखती है। सिंजीन इंटरनेशनल फार्मा, बायोटेक और एग्रोकेम कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देने का काम करती है। नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। सालाना आधार पर आय 25% बढ़ी है, 800 करोड़ के करीब आई है। वहीं मुनाफा 26% बढ़कर करीब 95 करोड़ पर आया है। मार्जिन में हालांकि दबाव थोड़ा सा दिखा है, बट ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसे है, आगे किस तरीके का आउटलुक है, एपीआई प्लांट पर क्या है अपडेट, इन सब पर बात करने के लिए चलते हैं कंपनी के सीओओ डॉक्टर महेश भालगत हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले सर, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अगर हम Q1 की परफॉर्मेंस देखते हैं तो क्या वजह रही, ग्रोथ कहाँ से सबसे ज़्यादा आपने देखी है और आउटलुक पूरे साल का कैसा दिख रहा है? तो इस बार भी हमेशा की तरह हमने एक्चुअली चारों सब डिविजन्स में विकास देखा है, जिसमें ज्यादातर योगदान ऑफ कोर्स डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से बहुत मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो प्रदर्शन का नेतृत्व हमारे बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग से अधिकतर आ रहा है, जबकि डेडिकेटेड सेंटर्स में भी ठोस प्रदर्शन रहा है और हमारे जो डिस्कवरी सर्विसेज है उसमें भी अच्छी वृद्धि देखी है। तो कुल मिलाकर ये सब का कंट्रीब्यूशन तो रहा है। आगे चलकर हम ऑफ कोर्स अनुमान कर रहे हैं कि जो हमने गाइडेंस दिया था, जो हमने मार्गदर्शन दिया था हाई टीन्स एट कांस्टेंट करेंसी रेट का, वो हम उम्मीद रखते हैं कि हम वो कर पाएंगे। ये तो परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसके कारण है, और मोर इम्पोर्टेंटली आप कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी, आगे भी इसी तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं। किस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द रिसर्च डिविजन्स, लेट्स से अगले 1-2 साल में? तो रिसर्च डिविजन्स की अगर बात करें तो आपको ये याद होगा कि महामारी के बाद, यानी कि जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि महामारी के टाइम पर जो डिमांड में स्लो डाउन था उसके बाद काफी बड़ा था वो, और इसलिए लास्ट ईयर अधिकतर डिमांड की वजह से कुछ बहुत ही अच्छी वृद्धि थी उसमें। इस बार अब उसमें स्थिरता देख रहे हैं, तो हम प्री पैंडेमिक लेवल्स पर पहुंच रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो डिस्कवरी सर्विसेज, जो ओवरऑल हम सीआरओ सेगमेंट को क्लासिफाई करें, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि प्री पैंडेमिक लेवल्स पर पहुंच जाएंगे और उसी पर स्टेबल रहेंगे, जो कि ऑफ कोर्स काफी अच्छा ग्रोथ रेट है उसमें भी। इस पर आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको लग रहा है, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। आपने जो रिसेंट यूएस एफडीए अप्रूवल फॉर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिला है मैंगलोर में, उस पर क्या डेवलपमेंट्स हैं और किस तरीके की अपॉर्चुनिटी उसके वजह से आपके पास आती है, क्या है प्लान्स उसको लेकर, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल। तो इनफैक्ट इस तिमाही के हमने 3 मुख्य विशेषताएं दी है, वो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक है वो हमारा मैंगलोर की एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का यूएसएफडी अप्रूवल। जैसे कि आपको याद होगा, हमने ये प्लांट बनाया है और उसको क्वालिफाई किया है। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप, जिसकी वजह से हम क्लाइंट्स को वहां पर ले जाकर क्वालिटी सिस्टम्स, हाई क्लास फैसिलिटीज और यूएसएफडी अप्रूवल से अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसका अब प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये जो साइकिल होता है ऑफ कोर्स, इससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनने में, रिलेशनशिप्स बनने में देर लगती है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये बहुत लंबे दर्जे के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है जो हमारा कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहा है जोएडिस के साथ, वो 10 साल का था। ऑफ कोर्स वो बायोलॉजिक्स के लिए है। उसी तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एपीआई फैसिलिटी हमारी मैंगलोर की उसमें योगदान दे पाएगी, और उसमें वहां पर हम उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सर, और इसका जो फुल पोटेंशियल है वो कब तक आप लेवरेज कर पाएंगे? तो हमने ये पहले भी बताया था कि जो साइकिल शुरू होता है वो ऑफ कोर्स एफडी अप्रूवल के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि क्लाइंट्स वो देखना चाहते हैं कि आपकी फैसिलिटीज अप्रूवेबल है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग का जो 1x टर्नओवर का एक्सपेक्टेशन है, वो लगभग 5 साल का हमारा अनुमान है कि उस टारगेट को हम हिट कर पाएंगे। ओके, फेयर इनफ। आपकी बुक्स में अच्छा खासा कैश है, 1000 करोड़ के करीब का, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, आगे क्या प्लान्स है उसको लेकर?
तो आपने ये देखा होगा कि हमने कई और भी अनाउंसमेंट्स किए हैं इस क्वार्टर में। हमने क्या एक बायोलॉजिक्स फैसिलिटी जो स्टेलिस की है उसका भी अधिग्रहण किया है। और हम उसमें कैश यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हम हमारे बुक्स से ही फंड करेंगे। उसके साथ साथ हमने रिसर्च सर्विसेज के लिए हम हैदराबाद में हमने भूमि अधिग्रहण भी की है। तो इस तरह का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि डिमांड दोनों सीआरओ और सीडीएमओ सेक्टर में है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हम खुद के फंडिंग से ही फंड कर सकते हैं और कैश फ्लो का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, फेयर इनफ। तो ये यूटिलाइजेशन होगा कैश। एनीथिंग अराउंड द शेयर होल्डर्स, आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ डिविडेंड पॉलिसी को लेकर कुछ चेंजेस, या वहाँ पर यू वांट टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स इन सम वेज? उस पर हम अभी कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑल ऑफ दैट हैज टू गो थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन अल्टीमेटली टू द शेयर होल्डर्स। तो जब तक वो कॉन्वर्सेशंस और वो स्टेप्स नहीं हो पाते, वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे पाऊंगा मैं। प्राइसिंग प्रेशर यूएस में क्या आपको मॉडरेट होते हुए दिख रहे हैं? क्या है सिचुएशन इस वक्त, अगर हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, वहाँ पे थिंग्स आर लुकिंग ऑल राइट या अभी भी कंसर्न्स हैं? एक्चुअली यूएस में अगर देखा जाए तो इनफैक्ट दो चीजें हो रही है। वन इज यूएस गवर्नमेंट ने एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट करके जो पास किया है, उसकी वजह से काफी कुछ मूवमेंट्स चल रहे हैं। कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है, दे आर ऑल एक्सपेक्टिंग के इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, इससे कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। तो उसकी वजह से काफी कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं कि कितना काम इन हाउस रहे, कितना आउटसोर्स होगा। दूसरा ऑफ कोर्स जो चेंज हम देख रहे हैं यूएस में, कि जो फंडिंग कम हुआ था स्मॉल बायोटेक्स के लिए, जो इमर्जिंग कंपनीज है, वो थोड़ा वापस ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम उसका भी डिमांड देख रहे हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस चल रहे हैं अभी। नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि ये कब तक स्टेबलाइज होगा, पर अभी ये दोनों तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों की वजह से हमें इंक्वायरीज दिखाई दे रही है। आपने कुछ 17 एकड़ लैंड जिनोम वैली हैदराबाद में भी एक्वायर किया है टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन रिसर्च बिजनेस। इसका क्या एग्जैक्टली रैशनल एंड योर प्लान्स, और ये कब कमीशन होगा अकॉर्डिंग टू यू? तो आपको ये पता होगा कि हमने 2020 में हैदराबाद में हमारे ऑपरेशंस शुरू किए थे। आज वो ऑपरेशंस हमारे 900 वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं। तो 3 साल में हम उस रेट का ग्रोथ, उस तरह का ग्रोथ रेट देख पाए हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो वो एनवायरनमेंट हैदराबाद का जो है वो सूटेबल है ग्रोथ के लिए, और दूसरा हमारे जो क्लाइंट्स है वो हमें काम दे रहे हैं हमारे हैदराबाद फैसिलिटीज में, इसलिए हम हैदराबाद में और भी ग्रो कर रहे हैं। और अभी तक का जो हमारा ग्रोथ रहा है वो रिसर्च सर्विसेज के लिए। तो रिसर्च सर्विसेज की मांग देखते हुए और हम हैदराबाद का इकोसिस्टम देखते हुए हम ये फैसला लिया है कि और भी ग्रोथ करेंगे, दिस टाइम थ्रू द बाइंग ऑफ लैंड, जिसमें हम हमारी ऑफ कोर्स फैसिलिटीज बनाएंगे। अब भी जो हमारा ग्रोथ हो रहा था हैदराबाद में वाज ऑन लीज्ड फैसिलिटीज, लीज्ड बिल्डिंग्स। अब आगे चलकर दीज विल बी ऑन आवर ओन बिल्डिंग्स। हम शुरुआत कर रहे हैं अगेन रिसर्च सर्विसेज से। अभी तक के जो हमारे वैज्ञानिक थे वो केमिस्ट्री के लिए थे, अब हम आगे चलकर बायोलॉजी के सर्विसेज भी वहां पर ऐड करेंगे। ओके, फेयर इनफ। तो हमारा ये एस्टिमेट है कि वहां पर और 1000 लोगों को ऐड कर पाएंगे हम विद दिस न्यू लैंड एक्विजिशन। ओके, सो यहाँ पर भी काफ़ी एग्रेसिव एंड एक्सपेंशन के प्लान्स हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए नंबर्स, और मोर इम्पोर्टेंटली आगे के आउटलुक पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया।